नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे रिक्वेस्ट किया गया था, आपने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। आप लोगों ने लाइक और डिसलाइक करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करिए इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। आपने 500, 600, 800 लाइक करना शुरू कर दिया है। पिछला वीडियो देखेंगे तो 500, 600, 700 लाइक देखने को मिलेगा। पहले 200 लाइक, 300 लाइक आता था, जबकि 5000, 8000 लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन 500, 400, 300 लाइक पर सिमट जाता था। लेकिन इस समय उसका रेशियो बढ़ चुका है। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, या तो वीडियो को लाइक करें या वीडियो को डिसलाइक करें, कुछ ना कुछ करके जाएं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना शुरू कर दीजिए। पहली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। आपको मालूम होगा, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया, ट्विटर अभियान भी चलाया गया, कई बार कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन सरकार के द्वारा केवल कमेटी गठित की गई है। अभी तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी, इसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया कि अक्टूबर के पहले नहीं आएगी। 15 अक्टूबर के आसपास समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी जाए कि इतने पद रिक्त हैं और इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब भर्ती दिसंबर तक आती है तो पूरी होगी या नहीं, यह बात अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद परीक्षा का आयोजन हो पाने की संभावना कम है। अगर सरकार चाहेगी तभी परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार को चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आज, और पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। पदों की संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के पदों को लेकर टेट और सीटेट पास डीएलएड प्रशिक्षित ने लखनऊ में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। प्रशिक्षित अभ्यर्थी पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर शासन का रुख जानना चाहते हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि पदों का आकलन करने के लिए गठित कमेटी 2 बार बैठक कर चुकी है, जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पंकज मिश्र के अनुसार लखनऊ में कुछ प्रतियोगी राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद SCERT में मिले। इसके अलावा राज्य परिषद में अध्यक्ष से भी मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उप सचिव से मुलाकात की जानकारी मिली कि छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियों का आकलन करने के लिए राज्य परिषद के प्रमुख की अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय समिति की 2 बैठक हो चुकी है। जल्द ही रिपोर्ट आने की संभावना है। तो रिपोर्ट 15 तक आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दिया है। आज दोपहर के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें स्पष्ट जानकारी दूंगा। पूरी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आखिर क्या है माजरा, और समिति की रिपोर्ट आने के बाद पदों पर क्या असर पड़ेगा। अगर इसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। अगली अपडेट है प्रवक्ता भर्ती को लेकर। प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा आज आपको बता दें, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर 2021 को प्रयागराज और लखनऊ के 92 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। 4 विषयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रयागराज में रसायन विज्ञान और गणित विषय के 21,844 अभ्यर्थियों के लिए 47 केंद्र और लखनऊ में भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के 21,070 अभ्यर्थियों के लिए 45 केंद्र बनाए गए। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शनिवार तक 1,01,801 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और इनमें से 44,044 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। स्नातक प्रवेश के लिए 29,364 अभ्यर्थियों ने, प्रस्नातक के लिए 7,757 और BA LLB एवं LLB के लिए 6,158 इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत संचालित UG एवं PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 765 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अगली खबर की 11 साल बाद राजश्री टंडन विश्वविद्यालय फिर से करवाएगा PhD, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 11 साल बाद फिर से अपने यहाँ
पीएचडी शुरू करने जा रहा है। नए सत्र से इसमें दाखिले लिए जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय परामर्श केंद्र के माध्यम से दहेज उत्पीड़न, महिलाओं की उत्पीड़न, परिवार में लिंग भेद, नशे की लत समेत अन्य मामले सुलझाने में भी मदद करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र को सेंटर बनाया है। यह जानकारी यूपीआरटीओयू की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने शनिवार को वृंदावन योजना शहीद पथ स्थित लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के उद्घाटन के मौके पर दी है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। 11 साल बाद फिर से राजश्री टंडन विश्वविद्यालय में पीएचडी शुरू होने जा रहा है। अगली खबर बीएड प्रवेश 2021 को लेकर है, जिसकी काउंसलिंग चल रही है। 2 लाख तक रैंक वालों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक सीट आवंटन के नतीजे घोषित। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत अगस्त में राज्य भर में हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 से 23 की काउंसलिंग के पहले चरण में स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक के सीट आवंटन के नतीजे घोषित हो गए हैं। 36,294 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया और इनमें 35,727 अभ्यर्थियों ने अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विकल्प लॉक किए, जबकि 567 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इससे पंजीकरण किया लेकिन कोई भी विकल्प लाख नहीं किए। हालांकि काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए स्टेट रैंक 75,001 से 2 लाख तक के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शनिवार से शुरू हो गई है। जितने भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में प्रतिभाग किए हैं, जिनके रैंक अच्छे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और कितने नंबर आपके हैं। अगर इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो भविष्य में अगर बीएड प्रवेश परीक्षा होगा तो उसमें जो अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, जो छात्र अप्लाई करेंगे, उन्हें एक आंकड़ा मिल जाएगा, उनको एक स्कोर मिल जाएगा। उतना स्कोर उनको करना होगा जिससे उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप लोग जो है अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें, साथ साथ अपना रैंक भी बताएं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से 22 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बीए, बीएससी गणित और बीएससी बायोलॉजी में 26 सितंबर 2021 से काउंसलिंग के तहत चॉइस फिलिंग की शुरुआत होगी। ये सभी एनईपी 2020 पाठ्यक्रम के तहत 4 वर्षीय कोर्स हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता दुर्गा श्रीवास्तव ने बताया कि चॉइस फिलिंग उन सभी अभ्यर्थियों को करनी है जिनका नाम और रैंक ओवरऑल मेरिट लिस्ट में है। चॉइस फिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपये और एडवांस फीस के रूप में 500 रुपये जमा करने होंगे। अभ्यर्थियों को उसके दिए गए विकल्पों में से कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो एडवांस फीस वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि 26 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे से 29 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत अभ्यर्थियों को अपनी लॉगिन आईडी से कॉलेज या विश्वविद्यालय के नाम के साथ अपने विषय चॉइस फिलिंग के आधार पर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आज से काउंसलिंग शुरू है, काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगली खबर है कि खाली बची सीटों पर कटऑफ से कम नंबर वालों को नौकरी नहीं। लेखपाल भर्ती की खबर आपको बता दें, लंबे समय से वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही थी और इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें, मनोज कुमार मिश्र व अन्य 6 की याचिका को खारिज कर दिया गया है और कहा गया कि लंबे समय से जो मामला विचाराधीन था कोर्ट में लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर, वह संभव नहीं है और वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है और वक्त बीत चुका है, इसलिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जा सकती है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार, जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि याचियों ने लेखपाल भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत नौकरी के लिए आवेदन दिया था। यह भर्ती अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जारी विज्ञापन के तहत होनी थी। याचियों का कहना था कि उन्होंने पद के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके नंबर कटऑफ से कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो सका था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग न करने के कारण कई पद खाली रह गए। ऐसे में कटऑफ अंक से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन का मौका दिया जाए, यानी कि जो कटऑफ है, जो कटऑफ निर्धारित किया गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उससे जो कम नंबर वाले हैं और जिस ज़िले में जितनी सीटें खाली हैं उनसे नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। वेटिंग लिस्ट का अगर प्रावधान होता तो इस पर विचार किया जाता, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ना होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता है और इस केस को खारिज किया जाता है। तो केस को खारिज कर दिया गया है। अब लेखपाल भर्ती का जो मामला था वह सॉल्व हो गया है। अगली खबर कि सही समय पर आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है, तैयार हो गया है।
अब कब लागू किया जाएगा इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सीएम योगी का कहना है कि सही समय पर आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। मुख्यमंत्री योगी बोले, दुम दबाकर नहीं, हनक और धमक से चलती है सरकार। इसका मतलब कि हनक और धमक का मतलब आप लोग समझते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सरकार के द्वारा किस तरह से प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा है। आप इनकी बातों से समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दुम दबाकर नहीं, हनक और धमक से चलती है सरकार। अगली खबर की आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा स्मार्टफोन। आपको बता दें, जनपद में कार्यरत 3650 आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देगी। इस पर पोषण ट्रैक ऐप इंस्टॉल कर उन्हें सभी सूचनाएं इसके माध्यम से फीड करनी होगी। मोबाइल फ़ोन वितरण की शुरुआत 28 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री लखनऊ से करेंगे। उसी दिन जिले की एनेक्सी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जनपद की 200 आंगनबाड़ी वर्करों को जिला कार्यक्रम अधिकारी और अन्य अधिकारी स्मार्टफोन देंगे। बाकी बचे वर्करों को उनकी परियोजना पर फ़ोन दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्कर अभी तक बाल विकास विभाग में संचालित कार्यक्रमों की फीडिंग जन सेवा केंद्रों में जाकर कराती थी। उसके लिए 600 से अधिक रुपये का खर्च होता था। अब यह मोबाइल से कर सकेंगे। मोबाइल मिलने के बाद अपनी सूचनाएं इन्हें खुद फीड करनी होंगी, मुख्यालय को भेजनी होंगी। मोबाइल पर आंगनबाड़ी पोषण ट्रैक ऐप के जरिए सभी वर्कर विभाग की जो भी सूचना होगी उसे ऐप में फीड करेंगे। सूचनाएं 100% फीड करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, यानी कि प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये कुछ भी हो सकता है। अगली खबर है कि 1 अक्टूबर 2021 से ट्रेनों की समय सारणी देखकर घर से निकलें। तो 1 अक्टूबर 2021 से ट्रेन की समय सारणी बदलने जा रही है। अगर आपने टिकट कटवा लिया है या टिकट कटवाने वाले हैं तो भैया टाइमिंग देख लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अगली खबर बीएड काउंसलिंग 2021 को लेकर है, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। आपको बता दें, बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में 30,021 को अलॉट हुई सीट। अगली खबर AKTU की है। AKTU लेफ्ट ओवर परीक्षा अक्टूबर में 30 सितंबर 2021 तक भरे जा सकेंगे फार्म। अगली खबर PhD प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर है। PhD पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आप AKTU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं। विभिन्न विधाओं में 100 अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए हैं। इनके इंटरव्यू 7, 8 व 9 अक्टूबर 2021 को होंगे। अगली खबर है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रशासकीय शिक्षा परिषद द्वारा 19 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया। पहली बार इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। इसके साथ ही 5 सितंबर 2021 से 18 सितंबर 2021 के बीच आयोजित डिप्लोमा इन टूल एंड मोल्ड मेकिंग प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष परीक्षा का फल आज जारी कर दिया गया। विद्यासागर गुप्ता अध्यक्ष प्रशासकीय शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक के बाद परिणाम घोषित किया गया। अगली खबर की पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, जिसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। हरदोई की खबर है। जिले में पहली बार जनगणना डिजिटल होगी, जिससे आंकड़े जल्दी जारी किए जा सकेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना से संबंधित बैठक को संबोधित करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा ने उक्त बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनगणना के संबंध में उपस्थित उप जिला अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को मकान गणना और NPR अध्यापन के संबंध में जानकारी दी व 4 रजिस्टर ग्राम रजिस्टर समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने सभी का दिल जीत लिया है। रहना फ्री, खाना फ्री, ऑटो फ्री, टोल फ्री, हेल्पलाइन नंबर फ्री। 10 दिन के लिए पूरे राजस्थान में रीट एडमिट कार्ड से बस यात्रा फ्री। कांग्रेस के द्वारा जो प्रतियोगी छात्रों के लिए किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है, उम्दा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से रीट परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। 16,70,000 के करीब कैंडिडेट हैं। इन सभी कैंडिडेट के लिए रहना फ्री, खाना फ्री, ऑटो फ्री, टोल फ्री, हेल्पलाइन नंबर फ्री। 10 दिन के लिए पूरे राजस्थान में रीट एडमिट कार्ड से बस यात्रा फ्री। क्या जो काम राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में किया गया प्रतियोगी छात्रों के लिए,
वह काम आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं इसको मानूंगा, आप लोग माने या ना माने, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जो यह व्यवस्था दी गई है सही है या गलत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगली अपडेट है कि आजकल बारिश के आसार, 121 साल में सितंबर में दर्ज हो सकती है सबसे अधिक बारिश। अगली खबर की वाराणसी समेत प्रदेश के 15 दूरदर्शन प्रसारण केंद्र अगले माह होंगे बंद। देश के 412 रिले केंद्र 3 चरणों में बंद किए जाएंगे। मऊ, बलिया, गोरखपुर के केंद्र भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पर चरणवार जानकारी दी गई, किस चरण में किस जिले का केंद्र बंद किया जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बांदा, औरैया, इलाहाबाद, बरेली, अमरोहा, रामपुर, एटा, मैनपुरी, अकबरपुर, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा पहले चरण में बंद किया जाएगा। दूसरे चरण में करवी, चित्रकूट, बहराइच और लखीमपुर। तीसरे चरण में इटावा, हरदोई, उरई, आगरा, फतेहगढ़, बलिया, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मऊ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जिस तरह से प्राइवेट चैनल है, क्या इसे नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार केवल फिल्म सिटी बनाने में व्यस्त है। तो सरकार अगर इसमें ध्यान देती तो आज 15 दूरदर्शन प्रसारण केंद्र को बंद करने की नौबत नहीं आती। जैसा कि चरणवार 412 केंद्र बंद किए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोचती तो जैसे प्राइवेट चैनल हैं दूरदर्शन को भी वैसे बनाया जा सकता था, लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है। सरकार केवल प्राइवेट करने में व्यस्त है। रेलवे, एयरलाइन, LIC के शेयर बेचना, इधर प्रसारण केंद्र को बंद करना इत्यादि प्रकार के काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। या कितना सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर है कि उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के 250 पद खाली। आपको बता दें, पशुपालन विभाग में पदोन्नति न किए जाने से बड़ी संख्या में पशु चिकित्सालयों में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के 250 पद खाली पड़े हैं। इससे पशु चिकित्सकों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर 250 पद पदोन्नति से भर दिए जाएं तो जो नीचे के पद होंगे वह भी खाली होंगे, उसके जो नीचे के पद हैं वह भी खाली होंगे, क्योंकि सभी का प्रमोशन होगा तो पद खाली होते चले जाएंगे और भविष्य में भर्ती आने की संभावना होगी। लेकिन पदोन्नति पहले होना चाहिए। पदोन्नति नहीं होगा तो पद खाली नहीं होंगे, न भर्ती आएगी। अगली अपडेट है कि 3261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें, इसके संबंध में मेरे द्वारा अभी परसों आपको जानकारी दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शुक्रवार रात केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में 3261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। SSC की ओर से देर रात इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तिथि 28 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी या फरवरी में कंडक्ट कराई जाएगी। जनवरी के लास्ट या फरवरी में इस परीक्षा का आयोजन होगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, तैयारी करते रहिए। अगली खबर जो है यूपी बोर्ड को लेकर, कापियों के मूल्यांकन के लिए गाइडलाइन का इंतजार। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है मूल्यांकन कार्य। अगली खबर TGT के परिणाम को लेकर है। TGT का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। जिस तरह से 17 से 24 सितंबर मेरे द्वारा PGT परिणाम के संबंध में जानकारी दी गई थी, उसी तरह से आपको बताया गया है कि TGT का परिणाम PGT के परिणाम से 7 से 10 दिनों के बाद जारी किया जाएगा। तो आप लोग इंतजार करिए। परिणाम आपको 5 अक्टूबर के पहले देखने को मिल जाएगा। वैसे 7 से 10 दिन का रूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। अगली खबर DLED 2021 को लेकर है। DLED प्रशिक्षण 2021 के लिए 1 से 30,000 रैंक तक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 सितंबर से 24 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई। कुल 17,402 अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया। इसमें से 12,975 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। इसमें 7,944 अभ्यर्थियों को डाइट मिला है। डाइट में कुल 10,600 सीटें हैं। अब तक 27 तक 30,000 1 से 1 लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अगली खबर UPSSC की है। UPSSC के द्वारा जो भी परीक्षा तिथि घोषित की जाती है सब कुछ संभावित होती है, उसे आप कंफर्म मानकर मत चलिए। कभी भी परीक्षा स्थगित हो सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आबकारी सिपाही भर्ती साक्षात्कार टला अब 26 अक्टूबर 2021 है। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। आगे मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया
कि अब ये साक्षात्कार 26 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथियों व साक्षात्कार पत्र के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट देखते रहें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा जो भी भविष्य में कुछ निर्धारित किया जाता है सबको संभावित होता है। यानी कि अगर आपकी परीक्षा तिथि भी घोषित है, यूपीएससी के माध्यम से घोषित की गई है, तो आप मानकर मत चलिए कि परीक्षा उस तिथि पर हो जाएगा। कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। मैं आपको बता दूं कितनी भर्ती परीक्षाएं यूपीएससी में लंबित है। लोअर की लंबित है, लोअर 2 की लंबित है, जूनियर असिस्टेंट 2019 की लंबित है, आबकारी सिपाही भर्ती लंबित है, मंडी परिषद भर्ती परीक्षा लंबित है, नलकूप चालक लंबित है, फॉरेस्ट गार्ड लंबित है। मतलब कितनी भर्ती परीक्षाओं का मैं नाम लूं, सब कुछ लंबित है। अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। पिछली सरकार की भर्तियां अभी तक लंबित है, नई सरकार की छोड़ दे। तो यूपीएससी को अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए और जो अधिकारी कर्मचारी की कमी है यूपीएससी में उसकी प्रपूर्ति करनी चाहिए। सरकार को उसके संबंध में सोचना चाहिए, नहीं तो आयोग को ही भंग कर देना चाहिए। मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा अगर यूपीएससी को सही रूप से नहीं चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा रहा है, तो यूपीएससी को भंग कर दें, नहीं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं करें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसके बारे में सोचे जा रहा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फैक्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, सही जानकारी देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है।